हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि रंजन क्रॉस एंड क्लाइम के CUT सफलता बैच में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीगल स्टडीज़ एक डोमेन सब्जेक्ट है। लीगल स्टडी जैसा हम लोग को पता है कि देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसमें लीगल स्टडीज़ एक सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट। उसके सिलेबस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली लीगल स्टडीज़ अगर आप देखो तो इतना हाईलाइटेड सब्जेक्ट यह नहीं है CUT के लिए, क्योंकि बहुत कम स्कूल में हैं जहां बच्चे के पास यह ऑप्शन होता है कि आप लीगल स्टडीज़ आप 11th-12th में आपने रीड किया हो, स्टडी किया हो। बट ऑब्वियसली अगर आप BA LLB करना चाहते हो आफ्टर 12th, जैसे BHU DU से अगर आप BA LLB करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके डोमेन सब्जेक्ट में एक लीगल स्टडीज़ होना चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स के लिए यह सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो BA LLB करना चाहते हैं BHU से, DU से और अदर यूनिवर्सिटी से जहाँ पे BA LLB 12th के बाद CUT के थ्रू आप जा सकते हैं। जैसा हमें पता है कि क्लैट का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, तो क्लैट के एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका वहाँ पे बहुत अच्छा रैंक नहीं आया होगा, वह कहीं ना कहीं CUT के थ्रू BA LLB करना चाहेंगे BHU DU ऐसे यूनिवर्सिटीज़ से। तो आज हम लोग लीगल स्टडीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और सिलेबस को बहुत ही डिटेल में देखेंगे, क्योंकि 11th और 12th दोनों NCERT में 11th में भी एक बुक लगी हुई है लीगल स्टडीज़ की और 12th में भी लगी है। तो क्या हमें दोनों 11th और 12th दोनों के सिलेबस कवर करने हैं या केवल 12th के सिलेबस कवर करने हैं, यह भी आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि NTA ने सिलेबस मेंशन किया हुआ है लीगल स्टडीज़ का, तो वह हम देखेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 50 क्वेश्चंस होंगे, हमें 40 अटैम्प्ट करने हैं। 50 आउट ऑफ 50 यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस एंड ड्यूरेशन विल बी 45 मिनट्स। बट स्टूडेंट्स ये ध्यान जरूर रखेंगे कि 50 क्वेश्चंस में जो 40 हमें करने हैं, अगर आपने सारा 50 कर लिया है तो ऑब्वियसली जो आपके इनिशियल 40 क्वेश्चंस होंगे उन्हीं पे मार्किंग होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जिसमें हम श्योर हो 100%, जहाँ पे लग रहा है कि हाँ राइट आंसर हम कर सकते हैं, केवल वही 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। राइट, duration will be 45 minutes, negative marking per question is 1 mark and marks allotment per question is 5 marks, so it makes total marks for the legal studies that is 200 राइट। सो यह एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें कुछ भी अलग सा नहीं है, इंग्लिश में भी वही है। इससे पहले आपने देखा होगा जो इंग्लिश के सर ने वह भी डिस्कस किया होगा, आगे भी हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। राइट, अब यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है, और ये सिलेबस मैंने डायरेक्टली NTA के साइट से लिया हुआ है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने CUT में लीगल स्टडीज़ के सिलेबस मेंशन किया हुआ है, उन सिलेबस को पहले हम देखेंगे। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो बेसिकली आप देखेंगे 2 पेजेस पे हमने सिलेबस को रखा हुआ है। आप अगर इस सिलेबस को देखो और NCERT के लीगल स्टडीज़ की बुक्स 11th और 12th को आप देखें तो आपको लगेगा केवल 12th वाले बुक को लिया है सिलेबस में। उन्होंने 11th के टॉपिक्स नहीं रखे हैं, 12th के रखे हैं, बल्कि कुछ टॉपिक तो आपको दिखेंगे जहाँ पे 12th के बुक में नहीं है। लीगल मैगजीम्स यह बिल्कुल एक्स्ट्रा है, या किसी भी ना 11th में है और ना 12th में है, यह आप स्पेसिफिक उन्होंने केवल CUT के एग्ज़ाम के लिए रखा है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 यूनिट जुडिशियरी। आप देखिए इनको 4 अलग अलग पार्ट हैं। स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेस इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी। थर्ड पॉइंट इज अपॉइंटमेंट्स, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। अगर इस पार्ट को आप देखिए तो वी हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कोर्ट सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कोर्ट्स। हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में जानना है, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, उनके सैलरीज, उनका वर्क, फंक्शंस क्या हैं, यह हमें पूरे डिटेल में जानने हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कुछ जीके के फैक्ट्स भी हमें याद रखने हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। हम यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम की बात करेंगे कि हाउ द सिस्टम केम इन एग्जिस्टेंस, हाउ जजेस आर अपॉइंटेड, हाउ जजेस कैन बी रिमूव्ड। राइट, यह एक टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट आप देखो कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, व्हाट इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू legislature and obviously executive order,
जुडिशियल रिव्यू का क्या पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकता है, क्या यह पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी आदेश को वाइड नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है, यह हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू वाले पार्ट में। एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ केसेस, जो 12th के बुक में केसेस है वह भी डिस्कस हम करेंगे। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट केस है जिसे हम जनरली कहते हैं जजेस केसेस, फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, और यह अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस से रिलेटेड है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा हमारा यह पार्ट जुडिशियरी। देन वी हैव टॉपिक्स ऑफ लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, क्रिमिनल लॉज अभी चेंज हो गया है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट अब नए फॉर्म में आ चुके हैं। नाउ वी हैव भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड ऑब्वियसली एविडेंस एक्ट भी चेंज हो चुका है। तो क्या हमें अभी पुराने वाले पैटर्न से करना है या नया करना है, इसको ध्यान में रखेंगे। और अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है, जो नए लॉज है इन्फोर्स नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी हम 12th वाले बुक के जो सिलेबस हैं पुराने वाले आईपीसी, सीआरपीसी, उन्हीं को फॉलो करेंगे, जैसा मेरा ओपिनियन है। बट हमें देखना पड़ेगा कि कब वह लॉ इन्फोर्समेंट डेट कब होता है नए लॉज का, और सीयूटी का जो एग्ज़ाम का डेट है वह किस तरह से मैनेज होता है, वह हम लोग टाइम के साथ डिस्कस करने वाले हैं। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो क्लैट के बच्चे होंगे या कभी आपने लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया होगा तो ऑब्वियसली आपके लिए यह पार्ट पहले से किया हुआ है। केवल लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हमें डिटेल में करना होगा। बट मैं यह मान के चलता हूँ कि यहाँ हमारे पास वैसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने क्लैट का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, जो केवल सीयूटी में लीगल स्टडीज उन्होंने एज ए डोमेन सब्जेक्ट रखा है, उनको ध्यान में रखते हुए काफ़ी डिटेल में हम लोग यह पार्ट करने वाले हैं। देन वी हैव ADR जनरली मैं कहता हूँ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी हैव टू डिस्कस आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल, एडजुडिकेशन एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ADR सिस्टम, जिसमें आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, लोक अदालत के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोर्ट से बाहर भी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकता है, क्या ये ज़रूरी है लिटिगेशन करना, क्या ये ज़रूरी है कि एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल करना, क्या हम कोर्ट से बाहर आपस में समझौता करके मैटर को रिजॉल्व नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। और यह एक लीगल प्रोविज़न भी है, इसके लिए हमारे पास कुछ कानून भी है, वह सब हम इस पार्ट में करेंगे। एडवर्सरियल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम्स, इंट्रोडक्शन टू ADR, टाइप्स ऑफ ADR, आर्बिट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्राइब्यूनल्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। इवन द ट्राइब्यूनल्स को हम कंप्लीटली ADR का पार्ट नहीं कहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक पैरेलल लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 323A एंड 323B के इंट्रोडक्शन के बाद ट्राइब्यूनल सिस्टम केम इन एग्जिस्टेंस। और बहुत सारे ट्राइब्यूनल हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the most important tribunal is CAT, like Central Administrative Tribunal, NGT, National Green Tribunal, right? इस तरह से कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, इस तरह से इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं जो कहीं ना कहीं कोर्ट के पैरेलल और कोर्ट के साथ ही यह भी के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं। हाउ ट्राइब्यूनल्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर कोर्ट्स, यह भी हमें समझना पड़ेगा। तीनों हम एक साथ लेके चलेंगे कि एक हमारा रेगुलर जुडिशियल सिस्टम है, उसके बाद ट्राइब्यूनल सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुआ, और ट्राइब्यूनल सिस्टम के बाद अब हम ADR पे फोकस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें वह आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल और ADR के जो अदर मैकेनिज्म हैं उन पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट इज़ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। कितना इंपॉर्टेंट है यह ह्यूमन राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी इसमें आएंगे, और ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो हमारे पास एक लेजिस्लेशन है ह्यूमन राइट्स एक्ट, वह भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, जो दोनों पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स को। देन ऑब्वियसली वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट, ड्यूटीज़, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स एंड अदर प्रोविजंस जो ह्यूमन राइट्स की बात करता हो। देन वी हैव कंप्लेंट मैकेनिज्म्स ऑफ क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी।
क्वासी और क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज़, हम वैसे बॉडीज़ को कहते हैं जो प्योर लीगल बॉडी नहीं कहते, उसे हम प्योर कोर्ट नहीं कहते, बट कहीं ना कहीं उस बॉडी के पास भी निर्णय लेने का पावर है. सो हाउ क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर जुडिशियल बॉडीज़, यह भी हम डिस्कस करेंगे. क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज़ लाइक NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वी ऑल नो द ऑफिस ऑफ NHRC इन दिल्ली. और NHRC के क्या पावर हैं, NHRC के क्या फंक्शन हैं, उनका हाउ NHRC फंक्शन कैसे करता है, उनमें चेयरमैन जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, उनके पास क्या क्या पावर्स है, और रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुए हैं NHRC से रिलेटेड वह भी हम देखेंगे. देन वी हैव पार्ट नंबर 5, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया. इंट्रोडक्शन द एडवोकेट एक्ट 1961. LLB होने के बाद एक बार जब हम इनरोल्ड हो जाते हैं तो वी ऑल आर बीइंग रूल्ड बाय एडवोकेट एक्ट 1961. 1961 एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये लॉयर्स के लॉ हैं. लॉयर्स या जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए यह एक्ट है. और इसी एक्ट के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ओरिजिन हुआ था. इस एक्ट के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमें पता है कि लीगल एजुकेशन से लेकर के लीगल प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक बॉडी है जिसे जनरली हम कहते हैं BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया. और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नीचे स्टेट बार काउंसिल्स हैं, तो इनके कंपोजिशन, पावर, फंक्शन, यह भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में. देन वी हैव द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रोफेशनल एथिक्स, कि इस एथिक्स के वायलेशन के बेसिस पे, जिसे हम जनरली कहते हैं मिसकंडक्ट बाय लॉयर्स, एंड ऑब्वियसली लॉयर्स कैन बी डिबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिस फॉर सर्टेन टाइम्स बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया. डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का पावर है अगर वह अनएथिकल वर्क किए जाते हैं लॉयर्स के द्वारा. एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स, क्या लॉयर्स एडवर्टाइज कर सकते हैं? बहुत सारे गुड्स का, सर्विसेज का हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में, अलग अलग चैनल्स पे एडवर्टीजमेंट. क्या लॉयर्स को अलाउड है? जनरली आंसर इज़ नो, लॉयर्स आर नॉट अलाउड. बट आज के टाइम हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें इस तरह की चीज़ें मिलती है. तो क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है? बहुत सारे, हम जैसे ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करें तो बहुत सारे लॉ फर्म्स हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट क्या उनको क्या मेंशन करना है उस पर, और क्या उसको हम एडवर्टीजमेंट का पार्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? देयर आर रूल्स फॉर एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स. देन वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉ ग्रेजुएट्स. एक बार LLB करने के बाद क्या क्या ऑप्शन है? प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉ फॉर्म में जॉब कर सकते हैं, जजेस बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम बन सकते हैं, बाहर जाकर के LLM कर सकते हैं, इंडिया से LLM कर सकते हैं. सो अपॉर्चुनिटीज़, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉ ग्रेजुएट्स. देन वी हैव लीगल एजुकेशन इन इंडिया, लिबरलाइजेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन, वुमेन एंड द लीगल प्रोफेशन इंडिया. आप लीगल प्रोफेशन के हर पार्ट को टच किया गया. बहुत इंटरेस्टिंग है यह पार्ट, क्योंकि आप देखो हम BA LLB करेंगे, मैं यह जनरली मान के चलता हूं कि लीगल स्टडीज़ उन्हीं बच्चों के द्वारा अडॉप्ट किए जाएंगे जिनको BA LLB करना है. ज़्यादातर देयर मे बी एक्सेप्शंस, राइट, कि जिनको नहीं BA LLB करना है उन्होंने लीगल स्टडीज़ को उन्होंने चूज किया हुआ है CUT के अंदर, बट जनरली मैं मान के चलता हूँ. सो यह पार्ट लॉयर्स और लीगल प्रोफेशन के हर पार्ट को टच किया हुआ है. लीगल प्रोफेशन इंडिया, लीगल सर्विसेज, legal background, free legal aid under criminal law, legal aid by the state, legal aid under the Indian Constitution, NALSA regulations. So यहाँ पे हम आर्टिकल 39A, जो फ्री कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A, जिसमें कहता है कि हर पर्सन को स्टेट के द्वारा, अगर वह कैपेबल नहीं है, इकोनॉमिक कैपेसिटीज़ या किसी भी डिसेबिलिटीज़ के कारण से अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है कोर्ट के सामने, ही मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू डिफेंड, और उनको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, अदरवाइज जस्टिस विल फेल. और अगर वह कैपेबल नहीं है, स्टेट मस्ट गिव लीगल एड, जिसे हम कहते हैं कानूनी सहायता देना. सो लीगल एड के स्कीम हमारे पास क्या है? नलसार, या हम देखेंगे किस तरह से नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, राइट, वह किस तरह से फंक्शन करता है नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर तालुका लेवल पे, और उनके डिटेल में फंक्शंस, क्या क्या काम उनके हैं. लीगल सर्विसेज की बात हो रही है. लोक अदालत, जहां जनरली हम
कोर्ट से बाहर आपस में बैठ करके जजेस कोशिश करते हैं कि दोनों आमने सामने बैठ जाओ, क्या उनके मसले हैं और आपस में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके मैटर को रिजॉल्व करो। ये लोक अदालत का बेसिक पर्पस है। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था कि एक दिन के अंदर हमने इतने लाख केसेस रिजॉल्व कर दिया गया लोक अदालत के द्वारा। लोक अदालत अगेन यहाँ पे आपको एक बार याद रखना है कि लोक अदालत इज एक्चुअली पार्ट ऑफ एडीआर। तो एडीआर में भी हम लोक अदालत, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है लोक अदालत, और यहाँ पे भी लोक अदालत है, तो ये एडीआर का ही पार्ट है लोक अदालत। तो आप देखो सिलेबस का पार्ट यहाँ पे भी लोक अदालत है और यहाँ भी लोक अदालत है। देन वी हैव लीगल एड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, राइट। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस आप समझते हो ना, सभी की इक्वालिटी, सोसाइटी में हर तबके के लोग को ये फील हो कि लॉ उनके लिए भी है। सो SC ST minorities, women, children's, bonded labor, they must get legal aid from the state, और स्टेट के अपने खर्च पे इनको लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस हो पा रहा है। सोशल जस्टिस कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर उन्हें ऐसा फील होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज़ और किसी भी डिसेबिलिटीज़ के कारण से वह अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लीगल अवेयरनेस नहीं है। दिल्ली में बहुत वर्क कर रहे हैं लीगल एड वाले, बहुत काम करते हैं, अलग अलग जगह पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आपका राइट क्या है। तो यह केवल कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही है, उन्हें अवेयर करना भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। यह पार्ट हम लीगल सर्विसेज वाले पार्ट में हम देखेंगे। फिर हमारे पास आता है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे भी हमें देखना है कि लॉ, लीगल प्रोफेशन इंडिया में और बाहर किस तरह से फंक्शन कर रहा है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पे। द इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, ये काफ़ी अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। डोमेस्टिक लॉज और इंटरनेशनल लॉ। सो बेसिकली हमारे पास दो तरह के कानून होते हैं, एक तो भारत का कानून है और एक बाहर का कानून है। बाहर के कानून किस तरह की चीज़ों में आते हैं, टेररिज्म, इन्वायरमेंट, राइट, वॉर क्राइम्स, राइट, सो जीनोसाइड, इस तरह के केसेस में हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। और जब हम कहते हैं कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं तो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं वो हम पे भी एप्लीकेबल होगा। कहाँ तक वह एप्लीकेबल होगा, इंटरनेशनल लॉज का कैरेक्टर कैसा है, यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कैरेक्टर इंटरनेशनल लॉज का, क्या डोमेस्टिक लॉज ज़्यादा स्ट्रांग है या इंटरनेशनल लॉज से स्ट्रांग है, क्या इंटरनेशनल रूल्स हमारे कंट्री में क्या अपने आप इन्फोर्स हो सकता है, क्या हम इंटरनेशनल रूल्स जिसको इंडिया ने नोटिफाइड किया हुआ है क्या हम उसे इन्फोर्स करवा सकते हैं अपने कोर्ट के द्वारा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और यहाँ पे हम यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जो हमारे पास कानूनी संस्था है, इंस्टीट्यूशंस हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, इनके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शन, इनके बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, देन वी हैव सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉज। क्या सोर्स होते हैं इंटरनेशनल लॉज का, क्या कोई हमारे पास पार्लियामेंट है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट है। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को जनरली हम कह देते हैं कि वह वर्ल्ड पार्लियामेंट है, बट एक्चुअली वह वर्ल्ड पार्लियामेंट उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में हमारे पास अपना पार्लियामेंट है। तो सोर्सेस क्या है, कैसे ओरिजिन होता है। अगर हम डोमेस्टिक लॉज की बात करें, अगर हम म्यूनिसिपल लॉज की बात करें तो ऑब्वियसली वी हैव वन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, जहां से लेजिस्लेचर हैं, जहां से लेजिस्लेट का काम होता है, लेजिस्लेशन वहां से क्रिएट होते हैं। अभी हमने देखा भारतीय न्याय संहिता और अलग अदर लॉज जो पास हुए हैं इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा उसे बनाया गया और उसे इनैक्ट किया गया। बट इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सॉवरेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो क्या सोर्सेज होगी, ट्रीटीज, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे दो कंट्री आपस में ट्रीटी बनाते हैं, क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। ट्रीटीज़ हैं, कस्टम्स एंड ICJ डिसीजंस। यहाँ ICJ का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनके निर्णय जो एज ए रूल ऑफ प्रेसिडेंट वर्क करेंगे सिमिलर तरह के केसेस पे। ओके, देन वी हैव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। या ह्यूमन राइट्स हमने पहले भी कहा था आपको कि ह्यूमन राइट वाले टॉपिक में इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फ्रेमवर्क भी हम चेक करेंगे, ह्यूमन राइट्स इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे भी हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आईसीजे, आईसीसी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कंपोजिशन, पावर, फंक्शंस, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। देन वी हैव कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉज। म्युनिसिपल लॉज डोमेस्टिक लॉज को कहते हैं। तो इंटरनेशनल लॉज और डोमेस्टिक लॉज में क्या रिलेशन है? क्या इंटरनेशनल लॉ एक बार कंट्री रेटिफाइड कर देती है तो ऑटोमेटिकली क्या हमारे डोमेस्टिक लॉज का वो पार्ट बन जाता है, या उससे रिलेटेड हमें अपने पार्लियामेंट के द्वारा एक डिफरेंट कानून पास करने होते हैं? तो यह रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देन वी हैव इंटरनेशनल लॉ इन इंडिया। विशाखा का जजमेंट बहुत याद आता है मुझे, विशाखा का जजमेंट, कि जहाँ पे इंटरनेशनल रेगुलेशंस जिस पे इंडिया में कानून नहीं बने थे, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल रेगुलेशंस के बेसिस पे विशाखा वाले जजमेंट में वुमेन्स के राइट को लेकर के गाइडलाइंस बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉज को समझने के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। देन वी हैव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया, वी हैव आईसीजे, आईसीसी। Here ICJ is for International Court of Justice and ICC is for International Criminal Courts and other dispute resolution mechanism. राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कंट्रीज़ के बाउंड्री का डिस्प्यूट्स हो सकता है, टेररिज्म के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ट्रेड को लेकर के हो सकता है, राइट, इन्वायरमेंट को लेकर के हो सकते हैं। तो आखिर वो कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो दो कंट्री के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा, राइट? तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का कॉम्पोजिशन क्या है, पावर क्या है, फंक्शन क्या है, वो हम लोग देखेंगे। फिर लीगल मैगजीम्स, जो मैंने आपको कहा कि लीगल मैगजीम्स, या दिस इज नाइदर पार्ट ऑफ 11th और 12th सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीईआरटी, राइट ना? सो लीगल मैगजीम्स या ना 11th में ना 12th में, या इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है लीगल मैगजीम्स, एंड just meaning with illustration of the following. So important legal magazines ऊपर लिखा है. So I think the list is not exhaustive. The list is just inclusive. Question may come जो इसमें मैगजीम्स नहीं है, इससे बाहर भी आ सकते हैं अगर वह इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स हैं। लीगल मैगजीम्स एक्टर्स नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट्रिया, हमें पता है मेंसरिया, एक्टर्स रियस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक्टर्स रियस एंड मेंसरिया क्रिमिनल लॉस में आईपीसी के लिए। और इसे हम कहते हैं एक्टर्स नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट्रिया, ओनली एक्ट इज नॉट पनिशेबल अनलेस अकम्पनीड बाय गिल्टी माइंड, राइट? सो गिल्टी माइंड, एड वलोरम, अमाइकस क्यूरी, ऑडी अल्टेरम पार्टेम, ये सारे लीगल मैगजीम्स केवल हम मेमोराइज ही नहीं करेंगे, इस लीगल मैगजीम्स को हम बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट में यूज़ करके कोशिश करेंगे कि इसके मीनिंग क्या होते हैं, एंड हाउ सच लीगल मैगजीम्स कैन बी यूज्ड एंड इन व्हाट सेंस दीज मैगजीम्स are useful even today, and why judges use these legal maxims while giving judgments, और ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। और मैंने कहा, पहले कहा आपको, द लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, आई थिंक द लिस्ट इज़ ओनली इंक्लूसिव एंड वी मस्ट मेमोराइज सम अदर लीगल मैगजीम्स जो इसमें मेंशन नहीं हैं, राइट? सो यह जस्ट एक सिलेबस हमने डिस्कस किया है। लीगल का सिलेबस अगर वैसे आप देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ पार्ट हम कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ भी टच करता है, जुडिशरी का जैसे पार्ट हो गया, और अदर पार्ट्स ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चंस फैक्चुअल भी आते हैं, सिंपल सा यह भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पर्टिकुलर आर्टिकल आपसे कहा जाए, पूछा जाए, या हो सकता है कि एक फैक्ट दे दिया गया और फैक्ट के बेसिस पे हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो हमें यहाँ पे मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग दोनों का एप्लीकेशन चाहिए। और अगर क्लासेस आपने बहुत अच्छे तरीके से सुन लिया है, आपका 90% काम कंप्लीट हो चुका है। एंड सिंगल क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस किए जाएंगे उससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा।
2 साल के पेपर हैं, पेपर भी डिस्कस, पहले आप पूरी क्लासेस अटेंड करें, उसके बाद आप 2 साल के पेपर उठा के आप देखो, आपको लगेगा कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है जो क्लास के टॉपिक्स में जो हमने डिस्कस किया हुआ है उससे बाहर है। और मैं हमेशा लॉ स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप बातें करो, चर्चा करो, डिस्कशन करो, डिबेट्स करो, चीज़ें याद मत करो। लॉ याद करने की चीज़ नहीं होती है, बैठ करके हम जस्ट आर्टिकल्स याद करते जा रहे हैं, इससे याद नहीं होती। आप जब तक उन चीज़ों को समझेंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे, उसे कहीं ना कहीं आप उसको आत्मसात करो, और उसके बाद देखो कितना ये इजी पार्ट हो जाता है। हम यहाँ 40 क्वेश्चंस मैक्सिमम कर सकते हैं, और अगर हमें BHU DU के अंदर एडमिशन लेना है BA LLB के लिए बहुत हाई स्कोर चाहिए। तो यह एक वह सब्जेक्ट है जहां आपको हाई स्कोर दे सकता है। तो अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है लीगल स्टडीज़, तो आप रेगुलर क्लासेस, जो ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस होंगे या सिलेबस के डिस्कशन के बाद अभी सारे टीचर्स आएंगे, पहले वीडियो में पहले आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको इससे किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट्स में हमें कमेंट ज़रूर लिखें आप, और इसके बाद एक बार सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम लोग रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।